नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बंगाल के नवाब प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के बारे में। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो बात करेंगे बंगाल के नवाबों के इतिहास की और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। इसके बाद हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे उन परिस्थितियों की जिन्होंने अंततः प्लासी के युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। तो प्लासी के युद्ध के क्या तात्कालिक परिणाम रहे और प्लासी के युद्ध के क्या दीर्घकालीन परिणाम रहे, इनको भी हम विस्तार से समझेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। बक्सर के युद्ध के पश्चात हुए 1765 में इलाहाबाद की संधि की और बंगाल में लंबे समय तक चले दैव शासन व्यवस्था और उसके दुष्परिणामों की। तो इस एक लेक्चर में हमें बहुत सारी चीजों को एक क्रम से समझना है और ये जो टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मुझे उम्मीद है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बंगाल मुगलों का एक सूबा था। तो मुगल साम्राज्य का एक सूबा, एक प्रांत बंगाल था, जिसका शासन मुगल साम्राज्य द्वारा सूबेदारों के माध्यम से किया जाता था। तो मुगलों के सूबेदार नियुक्त किए जाते थे बंगाल में। लेकिन मुर्शिद कुली खान अंतिम मुगल सूबेदार था जिसकी नियुक्ति मुगल बादशाह द्वारा की गई थी, क्योंकि इसने धीरे धीरे करके खुद को स्वतंत्र कर लिया और अपने पद को वंशानुगत कर लिया। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल का अंतिम सूबेदार था जिसे मुगलों ने नियुक्त किया था। इसके बाद इसने धीरे धीरे करके खुद को स्वतंत्र कर लिया और अपने पद को वंशानुगत कर लिया। तो मुगलों से इतर, मुगल साम्राज्य से अलग बंगाल का जो पृथक इतिहास हम देखते हैं वो मुर्शिद कुली खान से जुड़ा हुआ है। मुर्शिद कुली खान के समय से ही बंगाल का अपना एक स्वतंत्र इतिहास प्रारंभ होता है, क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने अपने पद को वंशानुगत कर लिया और अब बंगाल के सूबेदार को बंगाल का नवाब कहा जाने लगा। ठीक है, तो इन सब विषयों को हम बड़े विस्तार से समझेंगे। किस प्रकार से मुर्शिद कुली खान को 1700 में बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया, उसके बाद 1717 में जाकर के ये बंगाल का सूबेदार भी बन गया। इन सब विषयों को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि 18वीं सदी में, यानी जबकि हम बात कर रहे हैं उस समय बंगाल की आर्थिक स्थिति क्या थी और क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में अत्यधिक रुचि थी। तो देखिए, 18वीं सदी में बंगाल भारत का सबसे धनी सूबा था। तो 18वीं सदी में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और यहां से सोरा, चावल, काली मिर्च, नील, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, इन सबका यूरोप में निर्यात होता था। और कितना प्रमुख व्यापारिक केंद्र था बंगाल। या बंगाल की समृद्धि को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन का जो एशिया से कुल निर्यात था उसका 60% हिस्सा केवल अकेले बंगाल से आ रहा था। 1706 से लेकर के 1756 तक, यानी कुल 50 वर्षों में बंगाल ने अपने निर्यात से 6.5 करोड़ की चांदी इकट्ठी की थी। यह एक बहुत बड़ी, बहुत विपुल धनराशि थी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि 18वीं सदी का बंगाल एक बेहद धनी
और समृद्ध प्रांत था। और इसका कारण, एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जहां शेष भारत में कुछ न कुछ अराजकता की स्थिति चल रही थी, वहीं बंगाल लगभग 50 वर्षों तक शांति के काल में रहा। तो जैसे हम दक्षिण भारत की बात करें तो पूरा वहां पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व हो रहा था और बाद में जाकर के आंग्ल फ्रेंच युद्ध लड़े गए, 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध लड़े गए। कर्नाटक के उत्तराधिकार का मुद्दा, इसके अलावा हैदराबाद के उत्तराधिकार का मुद्दा रहा, जिसमें कि खुलकर के अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे का पक्ष लिया, वहां के स्थानीय नवाबों और निजाम का। हैदराबाद में और कर्नाटक में हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है। शेष भारत की हम बात करें तो मराठों ने पूरे भारत में अपने अभियान चला रखे थे और पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों से मालवा छीन लिया और पूरे भारत में युद्धों की स्थिति रही। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, खासकर दिल्ली के आसपास की बात करें, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। इन आक्रमणों ने दिल्ली साम्राज्य को बुरी तरीके से हिला दिया। उन सब परिस्थितियों में जब भारत में अव्यवस्था की स्थिति थी, उन परिस्थितियों में बंगाल में शांति काल था और यह लगभग 50 से 55 वर्षों तक था। हम मुर्शिद कुली खान से जोड़ करके देखें जो है प्लासी के युद्ध तक, तो एक लंबा शांति का काल मिला जिसने कि बंगाल के उद्योग, वाणिज्य, व्यापार के लिए बड़ा लाभकारी कार्य किया। बंगाल की समृद्धि के पीछे एक कारण और बताया जाता है कि यहां एक के बाद एक 3 योग्य नवाब आए। तो पहला मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सुजाउद्दीन और उसके बाद अलीवर्दी खान। ठीक है, तो हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर बंगाल की आर्थिक स्थिति क्या थी और क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आकर्षण जो है बंगाल में अधिक देखने को मिला। तो बंगाल की समृद्धि ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की तरफ आकर्षित किया। ठीक है, इतनी बात अब हमने कर ली। तो अब हम इस चार्ट पे आ जाते हैं और एक एक घटनाक्रमों को एक क्रम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में इतिहास किस तरीके से प्रारंभ हुआ, इससे ही हम शुरू करेंगे। तो 1651 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाह सूजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी कि वो हुगली में एक फैक्ट्री की स्थापना कर ले। तो हुगली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई 1651 में। यहां से बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का प्रारंभ होता है। और इसी वर्ष कहते हैं कि राजवंश की एक महिला को एक बीमारी से डॉक्टर बोटन ने छुटकारा दिलाया, जिससे प्रसन्न होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। तो 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक दे करके बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। तो सबसे पहले कर मुक्त व्यापार की अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1651 में ही मिली थी। इसके बाद औरंगजेब के समय में भी यह जारी रहा और फाइनली इस पर पूर्ण रूपेण मुहर लगी मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा। तो हम ज्यादातर 1717 के ही फरमान को याद रखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो शाह सूजा के काल में ही हो गई थी, यानी 1651 में भी ही हो गई थी। अब ये पूर्ण रूपेण लागू की स्थिति जो है, जो भी रही, इसमें संशोधन होते रहे समय समय पर, लेकिन फाइनल हम 1717 को मानते हैं। तो अभी हम इस पे
विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो 3,000 रुपए वार्षिक के बदले बीईआईसी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई और 1698 में बंगाल के मुगल सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी मिली। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली गई और यहीं पर अंग्रेजों का प्रसिद्ध किला, जिसे हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं, की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। तो इस प्रकार से जो है ब्रिटिशों के बंगाल में प्रवेश और 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना को हमने समझा। अब हम बात करेंगे बंगाल के मुगलों द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खान की। तो 1700 से मुर्शिद कुली खान का इतिहास बंगाल में प्रारंभ होता है। इसे औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया, ठीक है। तो ये मुर्शिद कुली खान सबसे पहले बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ। देखिए, मुगल साम्राज्य में यह परंपरा थी कि सूबों में 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, एक सूबेदार की और एक दीवान की। हालांकि सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी तो सूबेदार ही होता था, लेकिन सूबेदार और दीवान का पद क्रमशः एक दूसरे के समतुल्य ही था, जिसमें सूबेदार का काम प्रशासनिक होता था और दीवान का काम राजस्व संग्रह का होता था। यानी दीवान रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था और सूबेदार एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए मुगल साम्राज्य में यह परंपरा थी कि सूबों में 2 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, एक दीवान की और एक सूबेदार की। तो 1700 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। यह सूबेदार नियुक्त नहीं हुआ था। सूबेदार उस समय कौन था? तो उस समय सूबेदार था अजीम उस शान, और अजीम उस शान 1712 तक बंगाल का मुगल सूबेदार था। और अजीम उस शान था कौन? तो ये बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। और मैंने मुगलों के पतन के टॉपिक को पढ़ते समय यह बताया था आपको कि बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हुई तो उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। एक तो जहांदार शाह, जो कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होकर के आया, दूसरा अजीम उस शान, तीसरा रफी उस शान और चौथा जहान शान। तो इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो 1712 में हुआ, अजीम उस शान मारा गया। तो इसके बाद से 1712 से ही मुर्शिद कुली खान अनऑफिशियल बंगाल का दीवान तो के साथ साथ बंगाल का सूबेदार भी हो गया। यानी दोनों शक्तियां उसी में निहित हो गई। यानी कि जो मुगल साम्राज्य की परंपरा थी कि सूबों में 2 शक्ति के केंद्र बनाए जाएं ताकि शक्ति संतुलन स्थापित हो, उसे जो है दरकिनार करते हुए मुर्शिद कुली खान ने दोनों पदों को अपने हाथों में ले लिया। ये जो है बंगाल का दीवान तो पहले से था ही, लेकिन अजीम उस शान की मृत्यु के बाद ये बंगाल का सूबेदार भी हो गया। यानी दोनों शक्तियां इसके अंदर निहित हो गई। हालांकि ऑफिशियल रूप से मुर्शिद कुली खान 1717 में बंगाल का सूबेदार बना, लेकिन 1712 से ही इसके पास चार्ज था, ठीक है। तो देखिए 1717 में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी और वो घटना ये थी कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बीईआईसी को व्यापारिक फरमान जारी कर दिया। यानी कि फर्रुखसियर ने यह कहा कि 3,000 रुपए वार्षिक दे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती है। अब ये जो कर मुक्त व्यापार का फरमान था, यह प्रारंभ से ही बंगाल के नवाबों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
एक झगड़े का कारण बना रहा। इसकी व्याख्या दोनों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्याख्या इस व्यापारिक फरमान को लेकर के अलग थी और बंगाल के नवाबों की व्याख्या अलग थी। तो मुर्शिद कुली खान जब तक रहा, चाहे सुजाउद्दीन जब तक रहा या जब तक अलीवर्दी खान रहा, उन्होंने इस व्यापारिक फरमान का प्रयोग अपने हिसाब से कराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से व्यापारिक फरमान का उपयोग नहीं हुआ। हालांकि बाद में जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने लगी। तो यह जो व्यापारिक फरमान था यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी अपना निजी व्यापार चलाते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक व्यापारिक कंपनी थी ही, जिसको यह फरमान मिला ही था कि 3,000 रुपए दो और बंगाल में कर मुक्त व्यापार करो 1 वर्षों तक, यानी यह वार्षिक था। 3,000 केवल दे दो और फिर अपना व्यापार करो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फरमान मिला था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अपना निजी, जो अपना प्राइवेट व्यापार करते थे, वो भी इस दस्तक का प्रयोग करते थे और आगे जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भारतीयों को भी ये दस्तक, ये व्यापारिक जो करमुक्त अधिकार था उसका जो प्रमाण पत्र था वो जारी किया जाने लगा। यानी जो है भारतीय व्यापारियों से भी पैसा लेकर के इसे जो है फोर्ट विलियम से जारी किया जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसने कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आमने सामने कर दिया। आगे हम बढ़ेंगे तो और भी इस पे बात हम करेंगे, ठीक है। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा BIC को व्यापारिक फरमान यानी दस्तक प्राप्त हुआ। 1719 में मुर्शिद कुली खान को उड़ीसा का भी कार्यभार मिल गया, यानी अब जो है बंगाल में उड़ीसा भी शामिल हो गया, ठीक है। इसके बाद 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के पश्चात मुर्शिद का दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुर्शिद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र कर लिया था और अपने पद को इसने वंशानुगत कर लिया था। तो मुगल साम्राज्य से अब कोई नियुक्ति नहीं हुई, सीधे सीधे मुर्शिद कुली खान का दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बन गया 1727 में। तो मुर्शिद कुली खान के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें से पहला तथ्य तो यही है कि मुर्शिद कुली खान मुगल बादशाह द्वारा बनाया गया अंतिम मुगल सूबेदार था। तो मुर्शिद कुली खान मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार था और इसने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ये 2 महत्वपूर्ण जो है तथ्य इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 1733 में बंगाल के नवाब को यानी सुजाउद्दीन को बिहार का भी कार्यभार मिल गया। तो अब हम जिस बंगाल की बात कर रहे हैं उसमें आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार, इतने बड़े बंगाल की हम बात कर रहे हैं। तो एक बार जो है हम पूरा पूर्वी भारत ही बोल सकते हैं बंगाल के लिए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था, ठीक है। तो 1733 में बंगाल के नवाब को बिहार का भी कार्यभार मिल गया। तो अब बिहार का जैसे ही कार्यभार मिला, अब बिहार के कार्य को देखने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई जिसका नाम था अलीवर्दी खान। तो इसे बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया, यानी बंगाल के सूबेदार के अधीन बिहार का नायब सूबेदार बना अलीवर्दी खान और ये बेहद योग्य शासक था अलीवर्दी खान, ठीक है। तो 1733 में अलीवर्दी खान की नियुक्ति हो गई और 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज बंगाल का नवाब बना। तो सरफराज के विषय में यह है कि सरफराज जो है बहुत योग्य शासक नहीं था और अलीवर्दी खान ने धीरे धीरे बिहार में बैठ करके अपनी शक्ति
का संचय कर लिया था और ये मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं बंगाल का नवाब बन जाऊं। इसी बीच में बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी और वो थी 1739 की करनाल के युद्ध की घटना, जिसमें ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया और इस पराजय ने मुगलों के खोखलेपन को जाहिर कर दिया और लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से नादिर शाह के सामने पूरा मुगल साम्राज्य उसके घुटनों पर बैठ गया है। तो इस घटना के पश्चात अलीवर्दी खां को यह स्पष्ट हो गया कि अब जो है, अगर बंगाल पर मैं अटैक करता हूं, सरफराज को मैं पद से हटाता हूं, तो मुगलों के तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ उस समय के एक बेहद प्रभावशाली घराना जिसे जगत सेठ के नाम से हम जानते हैं, तो जगत सेठ ने भी इसकी मदद की, जो उस समय जगत सेठ थे फतेह चंद। तो फतेह चंद का भी प्रोत्साहन था इसको और उन्हीं के कहने पर पूरी प्लानिंग बनी और फाइनली अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। अलीवर्दी खान ने विद्रोह करके गिरिया के युद्ध में नवाब सरफराज को मार डाला। तो नवाब सरफराज का काम यानी मुर्शिद कुली खान के परिवार का काम 1740 में समाप्त हो गया। गिरिया के युद्ध में नवाब सरफराज की मृत्यु हो गई और फाइनली अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। तो अब बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हो गया, वंश का परिवर्तन हो गया। तो मुर्शिद कुली खान और उसके वंशजों का शासन बंगाल में 1740 तक चला। फाइनली 1740 में अलीवर्दी खान ने टेक ओवर कर लिया और अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन बैठा। ठीक है। अलीवर्दी खान का जो समय था वो अधिकतर समय मराठों के साथ संघर्ष में बीता, क्योंकि इस समय तक यानी 1751 तक मराठे बेहद ताकतवर हो चुके थे और भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो मराठों को चुनौती प्रस्तुत कर सके। तो ऐसे में मराठों ने देखा कि बंगाल जैसा इतना समृद्ध सूबा है, तो इस पर भी उन्होंने धावा करना शुरू किया और अलीवर्दी खान को हिलाना शुरू किया। तो मराठे बड़े ताकतवर थे, जिस शासक को भी चाहते थे झिझोड़ देते थे। तो बहुत बुरी तरीके से अलीवर्दी खान को मराठों ने झिझोड़ा। फाइनली मराठों से तंग आकर के 1751 में अलीवर्दी खान ने मराठों से संधि कर ली। रघु जी मराठा सरदार और अलीवर्दी खान के बीच ये संधि हुई और इस संधि के तहत मराठों को उड़ीसा का प्रांत मिला और 12 लाख वार्षिक चौथ भी मिली। तो चौथ और सरदेशमुखी ये दो तरह के कर थे जिन्हें मराठे वसूलते थे। तो फाइनली 1751 में मराठों को उड़ीसा मिल गया और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ मिल गई। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीवर्दी खान बेहद योग्य शासक था और उन परिस्थितियों में जिस तरह के शासक की जरूरत थी उस तरह का शासक अलीवर्दी खान था। और अलीवर्दी खान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े अच्छे तरीके से पहचानता था। इस बात का पता उसकी एक युक्ति से भी चलती है। तो अलीवर्दी खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना या अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की और उसने ये कहा कि अगर इनको छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी और अगर इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट करके मार डालेंगे। तो आप समझिए कि अलीवर्दी खान की ये बात अब आगे जाकर के सत्य होने वाली है। तो बहुत अच्छे तरीके से अलीवर्दी खान अंग्रेजों को पहचानता था और अपनी योग्यता और सूझबूझ से अपने समय तक उसने जो है बंगाल के नवाब के पद को शक्ति का केंद्र बनाए रखा। लेकिन फाइनली 1756 में
अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो इसको कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां ही थी। और इन 3 पुत्रियों में सबसे जो छोटी पुत्री थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला। उसको ही अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था, यानी अलीवर्दी खान का नाती था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन तो गया, लेकिन उसके समक्ष कई चुनौतियां थी। तो कई और लोगों ने जो अपने को इस पद का दावेदार समझते थे, उन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। तो बंगाल का नवाब बनते ही सिराजुद्दौला के समक्ष कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। उसमें पूड़िया का शौकत जंग, तो इसने एक मोर्चा खोला। ये सिराजुद्दौला के मौसी का ही पुत्र था। तो जिस प्रकार से सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था, उसी तरीके से ये शौकत जंग भी था। तो ये भी बंगाल के नवाब के पद का दावेदार था। इसके अलावा ढाका की घसीटी बेगम, तो ये अलीवर्दी खां की पुत्री थी। इनका भी दावा था और इनका सहयोग इनका एक दीवान कर रहा था जिसका नाम था राजवल्लभ, और एक तीसरा पक्ष था अंग्रेज। तो कुल 3 तरफा मोर्चे में सिराजुद्दौला घिरा। पहला मोर्चा था शौकत जंग का, जो उसकी मौसी का पुत्र था। दूसरा ढाका की घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दौला की मौसी थी। और तीसरा अंग्रेज। तो ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध 3 तरफा मोर्चा खुला, जिसमें कि अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डाला। तो अक्टूबर 1756 में एक जो मोर्चा था उसे सिराजुद्दौला ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि अक्टूबर 1756 से पहले ही बहुत सारी घटनाएं और हुई। हमने ये सोचा कि एक सीक्वेंस बना रहे, इसके लिए हमने इस घटना को पहले ही ले लिया, लेकिन इससे पहले ही बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, तो देखिए 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। और ये सप्तवर्षीय युद्ध जब तक प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ था, तब तक विश्व युद्ध इसे ही माना जाता था। ये अमेरिका में भी लड़ा गया, ये यूरोप में भी लड़ा गया, और ये भारत में भी लड़ा गया अंग्रेज बनाम फ्रेंच। तो जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों का आधार स्थल चंद्रनगर में था, तो बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्रियों को, अपनी बस्तियों को दुर्गीकृत करना प्रारंभ किया, और उसके ऊपर जो है तोपे लगाने का काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस पर तुरंत आपत्ति की, और उसने स्पष्ट रूप से इन दोनों कंपनियों से यह कहा कि आप दुर्गीकरण न करिए और इस कार्य को बंद कर दीजिए। तो फ्रांसीसी तो इस बात को मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात को ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने इसकी अवहेलना की। ठीक है, तो एक ये कारण बना। इसके अलावा बहुत सारे कारण रहे जिन्होंने कि सिराजुद्दौला बनाम अंग्रेजों को खड़ा कर दिया। तो वो कौन कौन से कारण थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को क्रोधित किया अंग्रेजों के प्रति? आखिर किस प्रकार से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई? ठीक है, तो देखिए, पहला तो अंग्रेजों द्वारा नवाब की आज्ञा के बिना कलकत्ता की किलेबंदी, तो यह सबसे पहला कारण रहा। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि दस्तक एक बहुत बड़ा सरदर्द था बंगाल के नवाबों के लिए, और इसकी व्याख्या को लेकर के दोनों पक्षों की अपनी अलग अलग व्याख्या थी।
कंपनी के द्वारा इस दस्तक का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता था। तो ये खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करती ही थी इस दस्तक का प्रयोग करके, उसके कर्मचारी भी निजी व्यापार करते थे, और हद तो ये हो गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय व्यापारियों को भी यह दस्तक जारी किया जाने लगा, जिससे कि बंगाल को राजस्व की बहुत हानि होती थी। तो यह तो सबसे प्रमुख कारण था जिसने कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया। इसके अलावा राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास को संरक्षण दिया गया। तो राज बल्लभ के पुत्र पर जो है राजकोष में गबन करने का आरोप लगा था। अब यह गंभीर अपराध था। बंगाल के नवाब को कृष्णदास की तलाश थी और कृष्णदास जाकर के फोर्ट विलियम में अंग्रेजों के पास चला गया। तो एक तो बंगाल के नवाब के राज्य में ही अंग्रेजों ने अपने फैक्ट्री को दुर्गित करना प्रारंभ किया, और जब नवाब ने विरोध किया तो उसकी बात का अवहेलना किया। उसके बाद दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था लगातार। और तीसरी बात यह कि बंगाल के नवाब के अपराधी को अंग्रेजों ने संरक्षण दिया था। तो इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे बंगाल में बैठ करके अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे। वो उसकी सॉवरेनिटी को ललकार रहे थे। बंगाल में रह करके ही बंगाल के नवाब की अवहेलना वो कर रहे थे। यह भी कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला की ताजपोशी हो रही थी तो उसमें भी उस तरीके से अंग्रेजों ने नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। तो बहुत सारे कारण थे जिन्होंने अंततः सिराजुद्दौला को क्रोधित किया और इसने फाइनली मिलिट्री एक्शन लेने का निर्णय ले लिया। और 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, इसका घेरा डाला और जल्द ही फोर्ट विलियम को इसने जीत लिया। अंग्रेज वहां से फुल्टा द्वीप पर भाग गए और यहीं पर एक घटना का उल्लेख किया जाता है, ब्लैक होल की घटना का। यह क्या था? तो एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल ने इसका जिक्र किया है और उसका यह कहना है कि फोर्ट विलियम से 146 अंग्रेजों को पकड़ करके एक 18x14 फीट के कमरे में रखा गया, जिसमें कि सुबह जब उस कमरे को खोला गया तो हालवेल सहित केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। तो 146 में से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सभी लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। अब इस घटना का उल्लेख किसी भी समकालीन लेखक ने नहीं किया है, लेकिन हालवेल ने इस घटना का उल्लेख किया है। और हालवेल भी 146 जो कैदी थे अंग्रेज जिन्हें नवाब ने कैद किया था उनमें से एक था और वही इस घटना का उसने ही उल्लेख किया है। इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ था, लेकिन हालवेल ने, अंग्रेजों ने अगले कई वर्षों तक खुद को प्रताड़ित दर्शाने के लिए इस घटना का खूब उल्लेख किया और इसका खूब प्रयोग किया। ठीक है, तो यहीं पे तथाकथित ब्लैक होल की घटना घटी 20 जून 1756। अब यह समाचार जैसे ही मद्रास पहुंचा वैसे ही वहां से क्लाइव और वाटसन सेना लेकर के चले और 1757 में उन्होंने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो देखिए, जब 20 जून 1756 को कलकत्ता पर
सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया था तो उसने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया था और कलकत्ता की जिम्मेदारी उसने अमीन चंद को दे दी थी। लेकिन कहा जाता है कि अमीन चंद अंग्रेजों से घूस लेकर के उसने जो है फाइनली कलकत्ता पर उनका पुनः अधिकार करा दिया। तो इस प्रकार से कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार जनवरी 1757 में हो गया और फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि संपन्न हुई। अलीनगर कलकत्ता का ही नाम, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रख दिया था। तो अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई। क्या था इस संधि की शर्तें? तो अंग्रेजों के पुराने व्यापारिक अधिकारों को मान्यता मिली तथा दुर्ग की किलेबंदी का अधिकार मिल गया। तो पुराने जो व्यापारिक अधिकार थे यानी 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार, इसका अधिकार मिल गया। अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति भी मिली। तो ये हुआ अलीनगर की संधि में। अब अलीनगर की संधि की शर्तों को आप पढ़ें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस संधि में सिराजुद्दौला झुक गया अंग्रेजों के सामने। तो इससे पता चलता है कि सिराजुद्दौला एक अपरिपक्व शासक था। पहले उसने शक्ति का प्रदर्शन किया लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो संधि के रास्ते पर आ गया। और अलीनगर की संधि एक प्रकार से सम्मानजनक संधि नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखिए अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। युद्ध, किसी भी युद्ध में जिसको क्षतिपूर्ति मिलती है उसी का अपर हैंड माना जाता है, उसी का प्रभाव माना जाता है इस संधि में, ये नियम है। तो युद्ध क्षतिपूर्ति अंग्रेजों को सिराजुद्दौला देगा और इसके अलावा पुराने व्यापारिक अधिकारों को भी मान्यता मिलेगी और दुर्ग की किलेबंदी का भी अधिकार मिलेगा। हालांकि ये कहते हैं कि सिराजुद्दौला के मन में कहीं ना कहीं ये था कि मराठे और अफगान आक्रमण कर सकते हैं, तो ऐसे समय में हमें युद्धों की श्रृंखला की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें समझौता कर लेना चाहिए। यह सिराजुद्दौला का पक्ष था। लेकिन क्लाइव के नेतृत्व में अब अंग्रेज आक्रांता बन बैठे हैं और अलीनगर की संधि ने तो उन्हें यह महसूस करा दिया कि नहीं, नवाब में दम है नहीं, इनको झुकाया जा सकता है, इनको उखाड़ कर फेंका जा सकता है। तो अब अंग्रेज क्या है, आक्रांता की भूमिका में है और वो अब अलीनगर की संधि से संतुष्ट भी नहीं है, जबकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया था। लेकिन अब इस संधि से वो संतुष्ट नहीं हैं। वो बार बार ब्लैक होल की घटना का जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इसका बदला लेंगे। और क्लाइव को धीरे धीरे पता चल गया कि बंगाल के नवाब के अधिकारी और सहयोगी कई ऐसे हैं जो कि बंगाल के नवाब से प्रसन्न नहीं हैं। तो अंततः क्लाइव ने एक गठजोड़ बनाना तैयार किया और यह निर्णय लिया कि अब सिराजुद्दौला को इस गद्दी से उखाड़ करके फेंक देना है। तो प्लासी के युद्ध की भूमिका तैयार हुई। तो मुख्य षड्यंत्रकारी कौन कौन था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ही प्रमुख षड्यंत्रकारी था। अब बताइए, बंगाल के नवाब के जो मुख्य सेनापति हैं वही बंगाल के नवाब के विरुद्ध जो है विद्रोह का बिगुल फूंक रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। किससे? क्लाइव से मिलकर के। इसके बाद राय दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण नाम बंगाल का जगत सेठ। कहा जाता है कि अगर बंगाल के जगत सेठ नहीं चाहते तो सारी शक्ति होने के बाद भी बंगाल के नवाब को हटाया नहीं जा सकता था। अब थोड़ा हम जगत सेठ के बारे में भी बात करना चाहेंगे। बेहद रोचक इतिहास है बंगाल के जगत सेठ का। हालांकि किताबों में बहुत इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जगत सेठ के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये लोग राजस्थान के थे और इस घराने का फाउंडर माना जाता है मानिक चंद को। मानिक चंद ही बंगाल में आए और धीरे धीरे करके
उन्होंने उद्योग और व्यापार से धन कमाया। फतेह चंद के शासनकाल में जगत सेठों की ख्याति और उनकी धन संपत्ता बहुत अधिक बढ़ गई और 1723 में फतेह चंद को मोहम्मद शाह रंगीला ने जगत सेठ की उपाधि दी। जगत सेठ यानी बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। तो जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी और तब से इस घराने को जगत सेठ का घराना कहा जाता है और जगत सेठ ही लिखा जाता है। तो फतेह चंद वही थे जिन्होंने कि सरफराज के विरुद्ध अलीवर्दी खान की मदद की थी और सरफराज को बंगाल की गद्दी से उखाड़ करके फेंक दिया गया था। तो कहा जाता है कि जगत सेठ, उस समय जो जगत सेठ थे, महताब चंद और स्वरूप चंद जगत सेठ, यानी फतेह चंद के बाद उनको सिराजुद्दौला से भय उत्पन्न हुआ। भय अपनी संपत्ति को लेकर के था, भय अपनी मान मर्यादा को लेकर के था। एक घटना का उल्लेख होता है कि सिराजुद्दौला ने जगत सेठ को बुलाया और उनसे पैसों की डिमांड की। उन्होंने मना किया। काफी बड़ी धनराशि की मांग की गई थी तो उन्होंने मना किया या कम देने का प्रस्ताव रखा। तो सिराजुद्दौला ने उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने लपाट मार दिया। अब ये अनऑफिशियल बात है लेकिन ऐसा कहा जाता है। तब से जगत सेठ को यह स्पष्ट हो गया कि सिराजुद्दौला के शासन में हो सकता है कि उसकी संपत्ति और सम्मान दोनों न बचे। तो जगत सेठ भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए क्योंकि उनको स्पष्ट हो गया कि सिराजुद्दौला के शासन में हमारा सम्मान और संपत्ति की रक्षा नहीं हो पाएगी, एक बात। और दूसरी बात, जगत सेठ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से के साथ बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था और जगत सेठ के पास इतना अधिक पैसा है कि आज के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कहा जाता है कि 1000 बिलियन पाउंड संपत्ति, अगर उस समय की संपत्ति का इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अभी के हिसाब से हम मूल्य निकालें तो 1000 बिलियन पाउंड के पास जो है इनकी संपत्ति थी। और इनकी संपत्ति को दर्शाने के लिए एक युक्ति का प्रयोग होता था, वो बेहद महत्वपूर्ण था। वो ये था कि कहा जाता था कि जगत सेठों के पास इतना अधिक सोना और चांदी है कि वो सोने और चांदी की दीवार बना करके गंगा को रोक लेंगे, यानी गंगा पर वो बांध बना देंगे। गंगा नदी पर वो जो है सोने और चांदी के ईंटों से बांध बना देंगे। इतनी संपत्ति इनके पास थी। कहा जाता है कि 1720 में ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी जगत सेठों की संपत्ति से कम थी। तो इतनी अधिक संपत्ति थी जगत सेठ के पास। लेकिन सिराजुद्दौला के समय जगत सेठों का अपमान हुआ और इनको अपनी संपत्ति और सम्मान को लेकर के एक जो है डर इनके मन में आ गया। तो फाइनली जगत सेठ भी इसमें शामिल हो गए और ये बहुत बड़ा नाम था। बिना इनके जो है कोई पत्ता नहीं हिलता बंगाल में। और जगत सेठों का संबंध भी बहुत अच्छा रहा। मुर्शिद कुली खान से ही इनका संबंध बहुत अच्छा रहा, अलीवर्दी खान तक बहुत संबंध रहा, लेकिन सिराजुद्दौला ने संबंध बिगाड़ लिया। तो मीर जाफर, राय दुर्लभ, बंगाल का जगत सेठ और अमीन चंद, इन सबने मिलकर के ये तय कर लिया कि अब जो है सिराजुद्दौला को उखाड़कर फेंकना है। मीर जाफर को यह कहा अंग्रेजों ने कि हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। ठीक है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में कहते हैं कि अंग्रेजों के तरफ से 950 यूरोपीय, 50 नाविक, 100 यूरोपीय तोपची और 2100 भारतीय सैनिक थे। यानी कुल मिलाकर के लगभग 3100 की सेना लेकर के क्लाइव खड़ा था।
दूसरी तरफ बंगाल के नवाब के नेतृत्व में 50,000 की सेना थी। तो एक तरफ 3100 सेना थी और दूसरी तरफ 50,000 की सेना थी, यानी प्लासी का युद्ध एक बेमेल लड़ाई थी, जिसमें एक पक्ष के पास अपने प्रतिद्वंदी पक्ष से 15 गुना से अधिक बड़ी सेना थी। लेकिन परिणाम क्या इसका आया? परिणाम यह आया कि अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया। अगर हम आदरणीय राजीव दीक्षित जी की बात को माने तो उन्होंने बताया था कि वो जब ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने एक लाइब्रेरी में क्लाइव के उस पत्र को देखा था जिसमें क्लाइव पत्र लिख करके इंग्लैंड से मदद मांगता है और अपनी स्थिति बताता है कि हमारे पास कितने कम सैनिक हैं। तो उसने 300 सैनिकों का जिक्र किया है। तो राजीव दीक्षित जी के हिसाब से प्लासी के युद्ध में 300 सैनिक थे। हालांकि जो भी सच्चाई हो, 300 ना भी रहे हों तो 3100 सैनिकों की सेना बहुत बड़ी सेना नहीं होती है 50,000 सैनिकों के सेना के सामने। लेकिन जबकि सभी बड़े अधिकारी, और बड़े अधिकारी क्या, मीर जाफर जो सेनापति है बंगाल का, वो भी बिक चुका है, तो सेना का कोई मतलब रह ही नहीं गया। तो यहां क्या हुआ? सेनापति मीर जाफर की गद्दारी ये मूक दर्शक बना रहा और इसने बंगाल के नवाब को गलत राय दी। तो मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसियों की टुकड़ी ने हमले का नेतृत्व किया नवाब की तरफ से, और यह लग रहा था कि मीर मदान मैदान फतह कर लेगा। इसी समय मीर मदान को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अब सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान में अपने टेंट में बैठ करके युद्ध का संचालन कर रहे थे। ये कितने अपरिपक्व नवाब थे। युद्ध में ये अपने टेंट में बैठ करके युद्ध का संचालन कर रहे थे, और जब मीर मदान की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग किया जिसमें कि मीर जाफर भी शामिल था। और मीर जाफर ने यह सलाह दी सिराजुद्दौला को कि हम लोग देख लेंगे, आप जो है यहां से निकलिए। अब नवाब साहब या कहा क्या करेंगे युद्ध के मैदान में, हम लोग जो है काम कर लेंगे, आप यहां से निकलिए। तो 2000 घुड़सवार लेकर के ये मुर्शिदाबाद की तरफ जो है रवाना हो गए, और इधर जो है पूरा सरेंडर हो गया। बाद में मीर जाफर के पुत्र मीरान ने इनकी हत्या कर दी। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, और प्लासी का युद्ध किसी रण कौशल की विजय नहीं थी, बल्कि ये विश्वासघात की विजय थी, षड्यंत्र की विजय थी। और सिराजुद्दौला को हम हमेशा दया के भाव से देखते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला निश्चित रूप से एक अपरिपक्व शासक था। स्थितियों की गंभीरता को यह समझ नहीं पाया। पहले इसने एग्रेसिव रूप धारण किया और कलकत्ता पर हमला कर दिया। उसके बाद अलीनगर की संधि कर इसने तुरंत कर ली, और सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति बिक गया। जगत सेठ चले गए अंग्रेजों के खेमे में, और सिराजुद्दौला को पता नहीं चला। बंगाल के नवाब का सेनापति ही दुश्मन खेमे से जा मिला और बंगाल के नवाब को पता ही नहीं चला। ये कितने परिपक्व शासक थे, आप सोचिए। ठीक है, तो फाइनली 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी ने, सिराजुद्दौला की अयोग्यता ने सिराजुद्दौला की हार को निश्चित कर दिया, और मीर जाफर के पुत्र मीरान द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। अब प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या रहा, इसे हम समझना चाहेंगे। तो प्लासी के युद्ध का परिणाम हम दो तरह का देखते हैं, एक तो तात्कालिक परिणाम और दूसरा दीर्घकालिक परिणाम। तो तात्कालिक परिणाम की बात अगर हम करें तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। तो अब सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, और इसे यही वादा किया गया था कि जैसे ही तुम
हमारे तरफ से सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करोगे तो सिराजुद्दौला के बाद हम नवाब तुम्हें बना देंगे। तो मीर जाफर फाइनली बंगाल का नवाब बन गया। और क्या हुआ, तो बीईआईसी को 24 परगने की जमींदारी मिली। तो एक क्षेत्र की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने दे दी। इसके अलावा 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफर से मिली। इसके अलावा क्लाइव और वाटसन को भी लाखों रुपए प्राप्त हुए। तो कहते हैं कि क्लाइव को 7.5 लाख रुपए मिला और वाटसन को 5 लाख रुपए मिला। कुल मिलाकर के यह बताया जाता है कि लगभग 3 करोड़ रुपए का यह पूरा कार्यक्रम चला 1757 और उसके बाद तक। ठीक है, तो ये रहे तात्कालिक परिणाम। अब इसके जो दीर्घकालिक परिणाम थे वो पहला है कि बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष अधिकार हो गया। तो बंगाल पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष अधिकार हो गया। तो एक व्यापारिक कंपनी अब यहां से शासक की भूमिका में आ गई और बंगाल जैसे इतने धनी और समृद्ध सूबे का नवाब अब कंपनी के दया पर निर्भर था। बंगाल के एक विदूषक ने मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा, यानी बंगाल के नवाब को अब बंगाल के लोग क्लाइव का गधा कह रहे थे। इसके अलावा अंग्रेज भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदार बन गए। तो प्लासी के युद्ध के पूर्व अंग्रेज भी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के समान भारत में व्यापारी थे, लेकिन प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका मात्र व्यापारियों की नहीं रह गई, बल्कि बंगाल जैसे धनी और समृद्ध सूबे के नवाब उसके कठपुतली शासक बन बैठे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत में एक शक्ति के रूप में अन्य शासकों ने मान्यता दे दी। एक मान्यता उनको मिल गई कि नहीं, ये भी एक शक्ति है। इसके अलावा बंगाल का जो अथाह खजाना था 1757 से लेकर के आगे तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल में कुल 3 करोड़ रुपयों की लूट हुई। तो क्लाइव तो और उसके अधिकारी मीर जाफर को सोने की बोरी समझते थे कि जिसमें से जब हाथ डाला जाएगा सोना निकलेगा। तो इस धन से जो बंगाल से अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, उससे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ा करने का काम किया और साथ ही साथ उनका जो व्यापार था जिसके लिए वो इंग्लैंड से सोना चांदी लेकर के आते थे, वो अब आना बंद हो गया। बंगाल के धन से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी कर रही थी और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का खर्च भी अब बंगाल प्रेसिडेंसी उठाने लगी। इतना पैसा बंगाल प्रेसिडेंसी के पास आ गया, यानी अंग्रेजों के पास बंगाल में आ गया। तो एक बड़ी सेना का निर्माण इन्होंने किया और इससे जो फ्रांसीसी कंपनी एक बेहद महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के समक्ष खड़ी थी, उसकी भी चुनौती अब समाप्त हो गई। अब ये तय हो गया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अस्तित्व अंग्रेजों के समक्ष नहीं होगा। तो प्लासी के युद्ध और उसके परिणामों पर विभिन्न इतिहासकारों ने जो अपना मत व्यक्त किया है, मैं अब वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। तो उनका अपना तर्क है, वो किस तराजू पर इसे जो है रख करके ये बात कह रहे हैं।
अब ये तो वही बता सकते हैं। मेल्सन ने ये कहा कि इतना तात्कालिक, अस्थाई और प्रभावशाली परिणाम देने वाला कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात के.एम. पनिकर ने कही, और उन्होंने कहा कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के अमीरों और मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को बेच दिया। तो ये बेहद अच्छी टिप्पणी है कि बंगाल एक सौदा था जिसमें नवाब के अमीरों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। हालांकि इसमें मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सिराजुद्दौला का भी बहुत बड़ा हाथ था। आपका सेनापति ही आपके दुश्मनों से जा मिलता है। आपके जो परिवार के मित्र रहे हैं जगत सेठ, वो भी आपके विरुद्ध हो जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें आपकी भी अपरिपक्वता झलकती है। तो ये इतिहासकारों के मत रहे प्लासी के युद्ध को लेकर के। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, और यहां से पूर्वी भारत पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसकी पुष्टि आगे बक्सर के युद्ध में हुई, जिस पर मुहर बक्सर के युद्ध ने लगाया। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।